Hello bachcho, let's read this question. So this question says the basic strength of hydroxides of metallic elements can be related to their ionization enthalpies. An element which has lower value of ionization enthalpy releases hydroxide ions more easily and behaves as a stronger base. On the other hand, an element having higher value of ionization enthalpy behaves as a weaker base or may even act as an amphoteric substance, acid as well as base. Now answer the following. Which one of the following compounds is likely to behave as an amphoteric compound? Option A LiOH, option B MgOH whole twice, option C beryllium hydroxide and option D NaOH. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस्ड है. सो हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और फिर वो कैसे रिलेट करती है और कौन सा एलिमेंट हमारा इसमें एम्फोरिक सब्सटेंस होगा. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove an electron from last shell of any isolated gaseous atom. It is the amount of energy that is required to remove an electron from last shell of isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की लास्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी. आइसोलेटेड गैसियस एटम. आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती है हम इसको समझ लेते हैं. पहले हम पीरियड में समझते हैं कि पीरियड में ये कैसे वेरी करती है. जब हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है. इट इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जो साइज है किसी भी एटम का वो साइज एटम का छोटा होता जाता है जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. सो इट इंक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्योंकि साइज जो है क्या होता है? छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. और अगर हम ग्रुप की बात करें, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इट decreases as we move down to group. It decreases as we move down to group. इसका रीजन क्या है? क्योंकि साइज बढ़ता जाता है और लास्ट सेल जो है जो न्यूक्लियस है उससे दूर होती जाती है. डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन टू ग्रुप, ये इसका रीजन होता है. यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स गिवन है, 4 एलिमेंट हमें गिवन है जिनके हाइड्रोक्साइड गिवन है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड सोडियम. अगर हम बात करें, ये जो चारों एलिमेंट्स है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स है. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है. सो यहाँ पे जो लिथियम और सोडियम है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, जबकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ग्रुप 2 के एलिमेंट है. तो हमें पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है. मतलब सोडियम और बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है कंपेयर टू लिथियम और बेरिलियम. और अगर हम लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन करें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज होती है. सो जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे किसकी हो जाएगी? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो है बेरिलियम की. और हमें जो यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है उसमें बोला हुआ है कि जो ऐसे एलिमेंट जिनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एन एलिमेंट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बिहेव्स एज अ वीकर बेस और मे इवन एक्ट एज एन एम्फोट्रिक सब्सटेंस. और इनमें से हमें एम्फोट्रिक ही बताना है. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तभी वो एम्फोट्रिक की तरह बिहेव कर सकता है. तो यहाँ पे पहले हम एम्फोट्रिक सब्सटेंस समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड गिवन है तो हम एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं. तो एम्फोट्रिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक सब्सटेंस. तो substances which behave like an acid and a base, like an acid and base
are known as amphoteric substances, are known as amphoteric substances, एम्फोट्रिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की है। सो यहाँ पे जो एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड है वो कौन सा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। हम उसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं, वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसके रिएक्शंस भी चेक करते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ ये सॉल्ट बनाना चाहिए, रिएक्शंस विद एसिड। तो पहले हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हम पहले बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसके साथ कोई भी एक एसिड ले सकते हैं। सो हमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसके साथ कोई भी हमने एसिड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन पे जो कंपाउंड बनेगा वो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट दे रहा है। अब हम चेक करेंगे रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन पे भी इसको क्या देना चाहिए, सॉल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ये सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो किसी भी बेस के साथ कराएंगे। हम यहाँ पे बेस ले लिया NaOH, तो हमें एक सॉल्ट मिल रहा है Na2BeOH4। ये एक सॉल्ट हमें मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है जो एम्फोट्रिक है नेचर में, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।